चलो ध्यान दो। हाँ, पेज नंबर 114। लास्ट टॉपिक हमने बात की थी राइट्स ऑफ मेंबर्स की, वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। बीच में जो टॉपिक्स पेंडिंग है मुझे ध्यान है, लेकिन जहाँ पे अपन ने लास्ट स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पेज 114 पे आ जाओ। राइट्स ऑफ मेंबर्स की बात हो रही थी, तो मैंने आपको बोला था कि कुछ राइट्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअली हर मेंबर के लिए अवेलेबल है, चाहे वो अकेला हो या ग्रुप में हो, फर्क नहीं पड़ता है। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कलेक्टिव राइट्स होते हैं। कलेक्टिव राइट्स में कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या तो क्वांटिटी में या फिर होल्डिंग वाइज होने चाहिए एक साथ, और उनका कंसेंट होगा तो ही वो एक्शंस हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। ये बात हो रही थी। अब इंडिविजुअल राइट्स वाले में मैंने आपको बोला था कि ओवरऑल पूरे एक्ट में जितने भी राइट्स हैं उन सबको ही इनलिस्ट किया हुआ है। सारे सेक्शंस अभी तक पढ़े नहीं है तो सब पता नहीं चलेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो अभी तक के चैप्टर्स में कवर हो चुके हैं, तो वो आपको रिलेट हो जाएंगे। तो उतने ही हमें एज एन एग्जाम्पल देखने थे। अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो मैं आपको 2-3 पॉइंट्स उसमें से बता देता हूँ, इस थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ हमें क्लियर है। तो इंडिविजुअल राइट्स में जो फर्स्ट पॉइंट है वो आप देख लो। वहाँ पे बात हो रही है डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज रिसीव करना, जैसे कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स हैं, जनरल मीटिंग के नोटिस है, ये सब रिसीव करना हर एक मेंबर का राइट है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि 10 मेंबर जाके कंप्लेंट करेंगे मिनिमम तो ही उनको नोटिस मिलेगा। भाई मीटिंग का नोटिस तो सबको ही मिलना चाहिए, वो पर मेंबर इंडिविजुअल राइट्स में काउंट होता है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। जब नोटिस भेजा जाता है जनरल मीटिंग के लिए या एजीएम के लिए, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी एंड ऑल सबको ही मेल की जाती है। पहले फिजिकली भेजते थे, अब ईमेल आता है। मैं कितनी बार आपको वो ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर करता भी हूँ, तो उसमें होता है वो लिंक होता है, तो आप वहाँ पे क्लिक करोगे, वो पीडीएफ में पूरी स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाती है। आप वो डेटा पढ़ भी सकते हो, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो, तो इट इज ओपन डॉक्यूमेंट। तो वो तो हर मेंबर को इंडिविजुअली मिलना ही चाहिए, वो उनका राइट है और उसमें कोई डिनायल है नहीं वहाँ पे, ठीक है। बाकी सेकंड पॉइंट में आप देखोगे तो ओवरऑल उसमें ये बोला है कि जो भी रजिस्टर्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के, अगर किसी मेंबर को वो इंस्पेक्ट करने हो तो इंस्पेक्शन का राइट उसके पास रहेगा। हम बात कर भी रहे थे इंस्पेक्शन के लिए, क्या पहले से नोटिस दे दो, वर्किंग आवर बिजनेस आवर में जाके उनको डिमांड करो, कुछ कॉपीज चाहिए तो उसका वो मिनिमम चार्ज कर सकते हैं और फिर आपको कॉपीज भी मिल जाएंगी। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल और ये सारे आपके राइट्स हैं, आप इंडिविजुअली भी इसको क्लेम कर सकते हो। तो रजिस्टर व्यू करना है आपको अकेले को तो भी आपके पास पावर है, मल्टीपल मेंबर्स जाके बोलेंगे तो उनकी भी बात सुनी जाएगी। तो इसमें कलेक्टिव राइट्स की कोई नीड नहीं है, इंडिविजुअल राइट्स इज ओके, ये बोल दिया। मीटिंग अटेंड करने का राइट बोला है, उसके बाद बाकी राइट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट पेज पे भी ऐसे बहुत सारे सेक्शंस दिए हुए हैं। राइट शेयर रिसीव करना, डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ है तो रिसीव करना, ठीक है। डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए वोटिंग हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट करना, शेयर्स को ट्रांसफर करना, ये सब राइट हर एक इंडिविजुअल को मिलते हैं। तो ये पूरी लिस्ट है। एट द एंड ऑफ द सिलेबस ये सारे सेक्शंस कवर होने वाले हैं, एक भी बाकी नहीं रहेगा। तो अभी मैं उन टॉपिक्स पे जाके आपको वहां से ढूंढ ढूंढ के एक एक रिफर करवाऊंगा, तो स्लो भी हो जाएगा ये, और क्योंकि आपको उन चैप्टर्स का बेसिक ही नहीं पता है, वो कहीं ना कहीं मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो बेटर है कि अभी आप इसमें से बेसिक एग्जाम्पल्स ले लो, इनफ है। इसके बाद जो कलेक्टिव राइट्स की बात हो रही है, मैंने आपको लिखवाया था चैप्टर नंबर 12 में हम कवर करने वाले हैं। सेक्शन का जो ब्लॉक है वो 241 से स्टार्ट होता है, 244, 245, 248, वही पूरी सीरीज है उस चैप्टर में जो कवर होगी। मेजरली वहां पे ट्रिब्यूनल के पास जाने वाली बातें भी होंगी। मेन बेसिक आइडिया इस पूरे टॉपिक का ये है कि ट्रिब्यूनल में जाके मेंबर्स को कंप्लेंट करनी हो तो कब कर सकते हैं, कब नहीं। तो कंपनी की तरफ से अगर कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो मेंबर्स के पास राइट है कि वो कंपनी में ट्रिब्यूनल में जाके कंप्लेंट करे, बट वो राइट काफी हद तक कलेक्टिव है, इंडिविजुअल नहीं है। बिकॉज हर एक मेंबर छोटी छोटी बात लेके ट्रिब्यूनल को परेशान करेगा कंपनी के अगेंस्ट, तो इससे ट्रिब्यूनल का सिस्टम भी स्लो हो जाएगा, कंपनी का मैनेजमेंट ऑब्वियसली परेशान होगा कि हर इंडिविजुअल मेंबर जहाँ कोई बात ही नहीं होती, वो उसको कंप्लेंट करनी है, वो लेके एनसीएलटी में पहुंच जाता है और एनसीएलटी में एक नया केस हमारे खिलाफ क्रिएट हो जाता है। तो वहां पे रखा है कलेक्टिव राइट्स, कि भाई मिनिमम इतने मेंबर्स हो, उनके पास मिनिमम 1/10 होल्डिंग हो, और वो लोग कलेक्टिवली जाके कंप्लेंट करे तो बात सुनी जाएगी। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक सरफिरा होगा ना अगर पूरे लॉट में, तो जाके ना कंपनी को और एनसीएलटी को सबको परेशान करेगा, और फिर क्योंकि लीगल राइट है तो बात सुननी पड़ेगी, और बार बार केस एक्सेप्ट होगा, डिसमिस होगा, रिजेक्ट होगा, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, लेकिन टाइम और पैसा दोनों एंटिटीज का खराब होने वाला है। इसके लिए उन राइट्स को उन्होंने इंडिविजुअल नहीं रखा, कलेक्टिव रखा है, कि अगर आपको प्रॉब्लम है कि कंपनी का कुछ मिसमैनेजमेंट हो रहा है, वो मिसमैनेजमेंट और भी लोगों को दिखना चाहिए ना, आप उनको दिखाओ, कन्विंस करो, उनका कंसेंट लो, कलेक्टिवली एप्लीकेशन फाइल करो, हम बात सुनेंगे। तो इसलिए उन्होंने वो पॉइंट वहां पे सेफर साइड ऐसे रखा हुआ है। तो ओवरऑल ये ब्लॉक है। अब बाकी की बातें उसकी वो चैप्टर में ही होने वाली है, तो वो चलेगा, अभी उसकी नीड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वोटिंग राइट्स वाला भी आंसर मैंने आपको बता दिया था, मेन कंडीशंस उसमें क्या थी। प्रीएम्प्टिव वाले पॉइंट पे भी अपनी बात हो गई थी, ये भी देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज 48, वेरिएशन ऑफ मेंबर्स राइट्स। इसको आप स्टार मार्क कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है लैंग्वेज वाइज।
लास्ट डे पे थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तो आप लिख पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएशन की बात हो रही है। वेरिएशन का मतलब चेंजेस करना। एज अ मेंबर आपको, आप जब कोई कंपनी के शेयर खरीदते हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑलरेडी क्लैरिफाइड, सब कुछ बता दिया होता है कि आप अगर शेयर खरीद रहे हो तो दीज आर द राइट्स एंड दीज आर द ऑब्लिगेशंस, वो सब क्लियर होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो उनका डिविडेंड कितना रहेगा, आप डिबेंचर होल्डर हो तो इंटरेस्ट कितना रहेगा, इक्विटी वाले हो तो क्या राइट्स रहेंगे, डीवीआर वाले हो तो क्या चीजें कट डाउन की जाएंगी, सब कुछ बताया होता है। और उन कंडीशंस को पढ़ते समझते हुए ही आपने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करवाने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस कर दिए तो ऐसा चलेगा क्या? ये हो सकता है ना आपके फेवर में ना जाए, फिर तो क्या एक बार पैसा आ गया फिर जो चेंजेस करने करो, इन्वेस्टर को मानना ही पड़ेगा, पैसा तो वैसे भी दे चुका है। तो इस तरीके के वेरिएशंस जो है वो सही नहीं माने जाएंगे, वो ऑब्वियस है। लेकिन अगर कोई वेरिएशंस ऐसे करने हैं जो मेंबर के फेवर में, अगेंस्ट वाले और उसकी लायबिलिटी बढ़ाने वाले वेरिएशंस तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके फेवर में कोई वेरिएशन करना है तो भी मेंबर से पूछना तो पड़ेगा कि वो अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यही बात यहाँ पे हो रही है 48 में, द प्रोसीजर। व्हाट इज द प्रोसीजर इफ अ कंपनी विशेस टू चेंज द राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ अ एग्जिस्टिंग मेंबर आफ्टर इशूइंग द शेयर्स आफ्टर टेकिंग द मनी। अगर उनको बाद में इस चीज को चेंज करना है तो क्या ऑप्शन है, वो प्रोसीजर हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, लैंग्वेज देख लेते हैं उसकी। स्टार्टिंग में उन्होंने वही बोला कि भाई मेंबर के राइट जो होते हैं वो कैटेगरी वाइज होते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस जैसे मैंने आपको बोला, या डीवीआर वाले, तो उसी हिसाब से होता है। मेंबर के जनरली राइट्स क्या होते हैं, डिविडेंड रिसीव करना, वोट करना, मीटिंग अटेंड करना, ये सब चीजें उनके बेसिक राइट्स में आता है। प्रेफरेंस वालों की बात भी की है, वो हम जानते हैं, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड एवरीथिंग। Where the ordinary shareholders are conferred the right to participate in surplus assets on winding up of a company, it is not deemed to be a class right as it is implied even in the absence of any express provision in the articles. अब देखो यहाँ पे तो ordinary shareholders बोला है, मतलब सारे shareholders की बात हो रही है। They are conferred the right to participate in the surplus assets, मतलब जब कंपनी वाइंड अप होती है तो सबके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। सबका पैसा रिटर्न करने के बाद जो पैसा बचता है वो क्या होता है, दैट इज सरप्लस एसेट। तो सरप्लस एसेट्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो उस पर किसका राइट होता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का, दैट इज द इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस वाले यूजुअली नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, ये भी मैंने आपको बोला था। इक्विटी वाले बाय डिफॉल्ट पार्टिसिपेटिंग होते हैं क्योंकि दे आर द रिस्क टेकर्स। एंड तक उन्होंने रिस्क लिया कि पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। अब सरप्लस बचा है और बाकी के लोग भी आ गए, प्रेफरेंस वाले बोले हमको भी दे दो कुछ प्रॉफिट इसमें से, तो वो डिनाई करेंगे। हाँ, अगर पहले से बोला हुआ था कि प्रेफरेंस विल बी पार्टिसिपेटिंग तो फिर उनको पैसा मिलेगा वो प्रॉफिट में, अदरवाइज उनको शेयर नहीं मिलेगा। तो ये बातें हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद मेन सेक्शन की लैंग्वेज आ रही है। 48 सबसेक्शन 1 यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इट लेज डाउन दैट द राइट अटैच्ड टू द शेयर्स ऑफ एनी क्लास मे बी वेरीड विद द कंसेंट इन राइटिंग of the holders of not less than 3/4 of the issued shares of that class or by means of special resolution at a separate meeting of the holders of the issued shares of that class। तो यहाँ पे इतनी मेजोरिटी चाहिए। तो किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स, उनके राइट्स में आपको कोई वेरिएशन करना है तो उनकी सेपरेट मीटिंग करो, उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराओ, या फिर अगर एक कॉमन मीटिंग है तो जितने उस कैटेगरी के शेयर होल्डर्स हैं उन सबका वोट लो और उसमें से 3/4 शेयर होल्डर्स का कंसेंट होना चाहिए फेवर में। उनका वोट, वो स्पेशल रिजोल्यूशन ही हो गया एक तरीके से, तो वो फेवर में वोट करेंगे तो ही वो वेरिएशंस हो सकते हैं जो वेरिएशंस आपने प्रपोज किए एज अ मैनेजमेंट। ये कंडीशन है, तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। 3/4 ऑफ द क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, और अगर सेपरेट मीटिंग है तो स्पेशल रिजोल्यूशन भी उस चीज को बोल सकते हैं। फर्दर, द वेरिएशन ऑफ राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स कैन बी इफेक्टेड ओनली if the provisions with respect to such variation is contained in the memorandum or articles of the company। बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें बोला है कि जो वेरिएशंस आप कर रहे हो ना, चलो मेंबर से पूछ लेंगे, वो तो अपनी जगह है, लेकिन बाकी क्या नेसेसिटी है वो भी देख लो। एक तो आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि हम इन फ्यूचर ऐसे वेरिएशन का राइट रिजर्व करते हैं, मेंशन करना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। कहीं लिखा हुआ ही नहीं है तो फिर कैसे क्लियर होगा? तो एक पॉइंट तो ये। दूसरी कंडीशन, अगर ये कंडीशन सपोज फुलफिल नहीं होती है तो और करके क्या बोला है वो देखो। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच प्रोविजन इन द MOA और आर्टिकल्स, if such variation is not prohibited by the terms of issue of the shares of that class। इस बात को भी समझो क्या बोल रहे हैं। या तो मेमोरेंडम में स्पेसिफिक लिख दो कि वेरिएशन हो सकता है, या तो आर्टिकल्स में लिख दो स्पेसिफिक के वेरिएशन हो सकता है। दोनों जगह कुछ नहीं लिखा, ना मेमोरेंडम में आर्टिकल्स में। तो फिर देखेंगे कि जब शेयर ऑफर किया था तो उसका टर्म्स एंड कंडीशंस जो साथ में अटैच थे, टर्म्स ऑफ इशू, उसमें क्या लिखा था वो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। अगर उसमें कहीं पे स्पेसिफिक कुछ मेंशन नहीं किया है कि हम वेरिएशन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो उसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि वेरिएशन कर सकते हैं। फिर मैनेजमेंट क्या बोलेगा, बोले हमने कहीं एक्सप्रेस नहीं किया
कि हम वेरिएशन कर सकते हैं, तो कहीं मना भी तो नहीं किया कि नहीं कर सकते। समझ आया? ओपन एंडेड बात है ना, तो इट कैन गो आइदर वे। रूल या सेक्शन भी यही बोल रहा है कि या तो मेमोरेंडम और आर्टिकल में एक्सप्रेस परमिशन हो या फिर टर्म्स ऑफ इशू में कहीं भी डिनायल ना हो, तो वेरिएशन की बात आगे रखी जा सकती है। सपोज आपको शेयर बेचते टाइम जो ऑफर डॉक्यूमेंट दिया था उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ था कि हम इन फ्यूचर वेरिएशन का राइट नहीं रखते, तो ये शेयर्स की जो भी आपको राइट्स आज दिए जा रहे हैं इसमें इन फ्यूचर कोई वेरिएशन नहीं होगा, ऐसा लिख के दे दिया था। अब वेरिएशन करेंगे तो आप अलाउ करोगे क्या? आप बोलोगे भाई आपने खुद कंडीशन में लिख के दिया है, अपनी लिखी हुई बात से आप फिर जाओगे, कैसे चलेगा? तो अगर ऐसा स्पेसिफाई कर दिया था तो वेरिएशन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने ना येस बोला था ना नो बोला था, वो पॉइंट मेंशन ही नहीं किया था, दैट मीन्स रास्ता ओपन है, तो वो वेरिएशन का प्रपोजल रख सकते हैं। और अभी भी प्रपोजल रख रहे हैं, इम्पोज नहीं कर रहे। उन्होंने बोला हम प्रपोजल रख रहे हैं, इसका मतलब आपकी मेजोरिटी से ही बात होगी। तो आप लोग जब वोट करोगे, अगर आप फेवर में नहीं हो तो ना बोल देना, आप मना करोगे तो हम वेरिएशन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अभी भी आपके हाथ में है बात कि आप वोटिंग से उस चीज को डिस्कार्ड कर सकते हो अगर आप उसके फेवर में नहीं हो तो। आया है समझ में? क्लियर? ठीक है, तो ये दो कंडीशंस अच्छे से आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी। मेन प्रॉब्लम ये समझ में आ जाती है और सेम लैंग्वेज फॉलो नहीं हो पाती, तो अपने वर्ड्स में उसी चीज को सही मीनिंग के साथ समझाना, उसके लिए आपको इस पॉइंट पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। इसलिए एग्जाम के दिन ये सेक्शन आराम से पढ़ना, जल्दी जल्दी में जाने मत देना। ये लैंग्वेज को एक बार ठीक से पढ़ के फिर अपने वर्ड्स में आप लिख सको, उतना रिविजन कर लेना है, नेसेसरी है। दोनों कंडीशंस में कोई डाउट? समझ आया? एकदम सिंपल है। शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन करना हो तो वो इतना ईजी नहीं है। पहले तो ये है कि मेमोरेंडम में रिटर्न परमिशन हो या आर्टिकल्स में हो। आर्टिकल मेमोरेंडम में कुछ नहीं लिखा तो ऑफर डॉक्यूमेंट में कहीं स्पेसिफिक डिनायल नहीं होना चाहिए, ये देख लेना, तभी आप ये चीज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अच्छा, वेरिएशन करना भी है तो दैट इज ऑलवेज टू बी फॉर द गुड ऑफ द इन्वेस्टर एंड नॉट फॉर हिज लायबिलिटी। उसकी लायबिलिटी बढ़ाने के लिए उसके अगेंस्ट जाके आप वेरिएशन करोगे तो वैसे भी उसका कोई सेंस नहीं है, वो हाई नहीं बोलेंगे। और उनके फेवर में भी आप कुछ करवाना चाहते हो तो उनको उसमें अपना खुद का कितना फेवर दिख रहा है वो उनके वोट पे डिपेंड करेगा। तो वोट लेना पड़ेगा उनसे 3/4 मेजोरिटी, तभी ये बात हो पाएगी। शेयर होल्डर्स जिनको राइट्स को अफेक्ट हो रहा है उनकी अलग से मीटिंग बुला रहे हो तो उसको स्पेशल रिजोल्यूशन ही नाम दे दो। और अगर सब मेंबर्स आ रहे हैं तो उसमें जितने लोग इस टाइप के शेयर होल्ड कर रहे हैं उसमें 3/4 का वोट होना चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो इन अ वे स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ये आपको करना पड़ेगा, तभी वेरिएशन हो पाएगा। वैसा आगे प्रोविजो में देखो क्या बोला, हावेवर में वहां पे ये बोल रहे हैं कि अगर एक कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर के राइट्स में वेरिएशन करने से दूसरी कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स पे कोई भी असर पड़ रहा है तो उनसे पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा? सेकंड वालों से पूछना पड़ेगा ना। वो बोले यार इनके राइट्स में चेंज कर रहे हो बट उसका इम्पैक्ट तो हमारे पे भी आ रहा है, तो हमसे भी पूछ लेते। तो उनसे भी पूछना जरूरी है। तो उनकी भी या तो सेपरेट मीटिंग करो या उनके लिए सेपरेट वोटिंग करो और उनका भी 3/4 मेजोरिटी नेसेसरी होगा, तभी जाके ये चेंजेस हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। समझ आए? तो प्रोविजो में एक और पॉइंट एड ऑन करके क्लैरिफाई कर दिया, वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स उनके राइट्स का वेरिएशन दूसरे क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को अफेक्ट कर रहा है तो दूसरे क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स का भी वोट जरूरी है और उन क्लास में से भी 3/4 की मेजोरिटी होगी, तभी ये सारा एप्लीकेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और फेयर इनफ है ना, सबको मौका मिलना चाहिए। जिसको इफेक्ट हो रहा है उसको तो बोलने का मौका मिलना ही चाहिए, जिसको अफेक्ट नहीं हो रहा है उसको मौका ना दे तो समझे। क्लियर? ये ठीक है? बोलो, लैंग्वेज में आपको कंफ्यूजन आया? पॉइंट समझ में? नेक्स्ट देखो, अगला पार्ट भी इसी सेक्शन का टॉपिक है, सबसेक्शन 2, दैट इज राइट्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। डिसेंटिंग वो होते हैं जो अभी भी बात नहीं सुन रहे। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि जिद्दी हैं, लेकिन इनका पॉइंट भी अपनी जगह सही हो सकता है। देखो, मेजोरिटी विंस वाले ने ना एक प्रॉब्लम अभी भी है, जब बोलते हैं मेजोरिटी विंस, तो फिर भी एक प्रॉब्लम उसमें बहुत मेजर है। जैसे यहाँ बोला 3/4 लोगों की हाँ होनी चाहिए, मतलब 75% और मोर। अगर 76% या 80% सपोज लोगों ने हाँ बोल दिया तो बाकी 20 ने तो नाम ही वोट किया था ना। लेकिन अब डिसीजन जो इम्पोज हो रहा है वो सिर्फ उन 80% पे हो रहा है या पूरे 100 पे हो रहा है? पूरे 100 पे हो रहा है। आया समझ में? तो जिन लोगों ने नो में वोट किया, इवन उनको भी वो स्कीम फॉलो करनी पड़ रही। इलेक्शंस में भी तो ऐसा होता है ना, एक पार्टी जीत के आती है तो सभी ने उनको ही वोट दिया था, कितने लोगों ने दूसरी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन मेजोरिटी ने जिसको वोट दिया फिर वही रूल करेगा। वैसी बात हो गई है। तो ये चीज जो यहाँ पे है उसमें ऐसा हो सकता है कि 80% के हाँ बोलने के बाद भी जो बाकी 20% है ना, वो अभी भी कन्विंस नहीं है कि बोले ये सही नहीं हो रहा है, अभी भी उनको ऐसा लगता है कि गलत ही हो रहा है। हो सकता है ऐसा पॉसिबल है। इन लोगों को क्या बोलेंगे? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, जिन्होंने वो डिफीट को एक्सेप्ट नहीं किया या अपने अगेंस्ट डिसीजन जाने पे वो अभी भी मानते हैं कि हमारा तो फिर भी फेयरली इसमें नुकसान ही है, ये सही डिसीजन नहीं हुआ। तो उनको एक ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो एग्जिट कर सके। एग्जिट ऑप्शन बोलते हैं इसको। एग्जिट ऑप्शन किनको मिलता है? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को, जो स्टिल मेजोरिटी के जीतने के बाद भी अग्री नहीं कर रहे कि डिसीजन हमारे लिए सही नहीं। आया समझ में? अब इसमें क्या बोला
एक एक शेयर होल्डर की बात नहीं सुनेंगे आगे। यहाँ पे बोला है कि कम से कम 10% होल्डिंग वाले शेयर होल्डर, जैसे मैंने 80% बोला एक तरफ है, ये बाकी 20 ना, वो 20 में से मैं 10 बोल रहा हूँ। एटलीस्ट 10% शेयर होल्ड करने वाले शेयर होल्डर्स अगर अपोज करते हैं तो एक एग्जिट ऑप्शन उनको दिया जा सकता है। एग्जिट ऑप्शन का मतलब कि बोले देखो 80% लोग हाँ बोल रहे हैं, मतलब मेजोरिटी आर हैप्पी, आप 2-4 लोगों को प्रॉब्लम है, आप एक काम करो, काम मत रोको, आप अपने पैसे वापस लो और चले जाओ। आपको यही चाहिए ना कि आपका पैसा वैसे यूज ना हो या उस कंडीशन पे यूज ना हो जो आपको अग्री नहीं है, तो आप पैसे वापस ले लो और जाओ, बाकी लोगों को काम आगे बढ़ाने दो। तो आप भी खुश हो, बोले ठीक है हमारे पैसे वापस दे दो, क्योंकि मेजोरिटी तो है नहीं, हम फिर भी स्कीम से अग्री नहीं करते, हमारे पैसे वापस दो, बाकी 80% लोगों को जो करना है करें। आए समझ में? तो ऐसे शेयर होल्डर्स को हम क्या बोलेंगे? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये अग्री नहीं कर रहे, एग्जिट ऑप्शन मांग रहे हैं। लैंग्वेज भी देख लेते हैं। According to subsection 2, where the holders of not less than 10% of the issued shares of a class did not consent to such variation in favor of the resolution, they may apply to the tribunal to have the variation cancelled. ये ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल में जाके कंप्लेंट करेंगे। पहले तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि वेरिएशन ही कैंसिल करो, लेकिन ट्रिब्यूनल आगे डिसीजन दोनों तरफ दे सकता है। वेरिएशन अगर सच में जेन्यून नहीं है तो कैंसिल भी करवा सकता है, और अगर जेन्यून है तो फिर ये ऑर्डर कर सकता है कि आप 10% लोगों को जिनको प्रॉब्लम है या बाकी जो भी डिसेंटिंग है जिनको प्रॉब्लम है वो पैसा लेके जाओ, बाकी लोगों को कंटिन्यू करने दो, क्योंकि आप अग्री नहीं कर रहे हो, लेकिन जो डिसीजन हुआ है वो इलीगल नहीं है। ये भी तो बात हो सकती है। बट ट्रिब्यूनल बोलता है नहीं, डिसीजन इलीगल है तो सबके लिए कैंसिल होगा, और अगर लीगल है और काफी लोगों को फिर भी अफेक्ट हो रहा है तो एग्जिट ऑप्शन देना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक बात यहाँ पे हो सकती है। तो ट्रिब्यूनल को जाके कंप्लेंट करने की बात यहाँ पे आपको पता चल रही है। बोला अबव एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन 21 डेज आफ्टर द डेट ऑन विच कंसेंट वाज गिवन। मतलब जिस दिन ये रिजोल्यूशन पास हुआ ना, जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, उसके अगले 21 डेज में आपको ट्रिब्यूनल में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। दिस इज द लिमिटेशन पीरियड। अगर ये खत्म हो गया फिर आप जाओगे तो हो सकता है कि वो आपकी बात ना सुने, टाइम एक्सटेंशन दे दे वो अलग बात है, लेकिन वो भी नेसेसरी नहीं, वो डिपेंड करता है कि रूल्स में क्या बोला। बोलो डिसेंटिंग का मतलब अब क्लियर है? ये वर्ड बार बार आएगा तो कहीं पे भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर और एग्जिट ऑप्शन आएगा ना तो सेम स्टोरी चलेगी, इसलिए एक साथ आपको बता दूं। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इजी आंसर है, सेक्शन नंबर 72। ये पास कुछ 2-3 पेपर में पूछा भी था, इजी आंसर भी पूछ लेते हैं ऑब्वियसली। 72 सेक्शन जो है वो नॉमिनेशन की बात कर रहा है, और नॉमिनी फाइल करना इज अ वेरी कॉमन प्रोसेस। जो यहाँ तक आते आते आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि नॉमिनी क्या होता है, आपके बिहाफ पे फिर कौन एक्ट करेगा, आप नहीं हो तो आपके एब्सेंस में पावर्स किसको रहेंगे, उसको हम नॉमिनी बोलते हैं। बैंक अकाउंट खुलवाओगे तो भी एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, शेयर्स होल्ड करोगे तो वहाँ पे भी एक नॉमिनी अपॉइंट कर दो तो सेफ है। शेयर होल्डर को कुछ हो जाए तो उसके शेयर्स इधर उधर नहीं घूमेंगे, जिसका नाम दिया उसी को मिलेंगे। अब फैमिली मेंबर्स में भी हो सकता है ना कि लीगल एयर क्लेम करने वाला कोई और आ रहा है, आप चाहते हो कि आपके बिहाफ पे शेयर किसको मिले, तो आप उसका नाम ही स्पेसिफाई कर दो। अगर आपने नॉमिनी ही फाइल कर दिया है तो वो फिर वो डिस्प्यूट ही अराइज नहीं होगा कि भाई मैं लीगल एयर हूँ। जिसने भाई नाम दे दिया नॉमिनी, उसकी जो इच्छा, उसके शेयर जिसको जाने चाहिए वो उसका ही नाम देगा, तो फिर उसको जाएंगे। तो नॉमिनी फाइल करना ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, उसका प्रोसेस है यहाँ पे, देखते हैं। सबसेक्शन 1 में तो मीनिंग ही बताया, सबसेक्शन 2 में जॉइंट होल्डिंग की बात की है। एक से ज्यादा शेयर होल्डर्स अगर जॉइंटली शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में नॉमिनेशन की बात यहाँ पे हो रही है कि वो जॉइंटली मिलके भी किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फिर सबसेक्शन 3 में नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, ये ओवर राइडिंग हो गया कि भाई और किसी की बात सुनूंगा नहीं मैं। वेदर टेस्टामेंट्री और अदरवाइज, पूरा ही पढ़ लेते हैं एक बार। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ for the time being in force or in any disposition, whether testamentary or otherwise, in respect of the securities of a company, where a nomination made in the prescribed manner purports to confer on any person the right to vest the securities of the company, the nominee shall, on the death of the holder of securities or as the case may be, on death of the joint holders, become entitled to all the rights in the securities implied of all the joint holders in relation to such security, to the exclusion of all other person unless the nomination is varied or cancelled in the prescribed manner। मतलब सिंपल बात यही बोली है, जितना बड़ा पैराग्राफ होता है उतनी बात फालतू ही निकलती बात। पूरा पढ़ के अल्टीमेटली ये पता चला कि भाई अगर किसी ने नॉमिनी फाइल किया है तो उसके बाद वो सारे राइट्स नॉमिनी के होंगे और किसी के नहीं होंगे, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी। दूसरा, अगर उसका नॉमिनेशन किसी वजह से वेरी कर दिया गया था, मतलब उसमें कोई चेंजेस किए गए थे या नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया था तो बात अलग है। बट अगर वैलिड नॉमिनेशन था और वो वैलिड नॉमिनी की तरह दिख रहा है अभी भी, तो फिर सारे राइट्स उसको मिल जाएंगे, ये इम्प्लाइड है। कितनी बार होता है कोई टेक्निकल ग्राउंड्स पे नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए, या जिसने नॉमिनी बनाया था उसी ने एंड मोमेंट पे उसको हटा दिया, वो सब चीजें उसको बाद में पता चली, वो बात अलग है।
लेकिन अगर वो राइटफुल नॉमिनी है तो सारे पावर्स उसको मिलने ही वाले और किसी को नहीं मिलेंगे, ये भी अंडरस्टूड हो गया, ठीक है। तो इतना काम का सबसेक्शन नहीं था जितना पैराग्राफ आपको दिख रहा है। फोर्थ में व्हेन द नॉमिनी इज अ माइनर, ये भी एक प्रॉब्लम है ना, it shall be lawful for the holder of securities making the nomination to appoint any person to become entitled to take securities in the event of death of the nominee during his minority। ये फिर एक बैकअप ऑप्शन का भी बैकअप ऑप्शन चाहिए। आप माइनर को नॉमिनी बना रहे हो, ऐसा एक तो वो खुद उतना समझदार नहीं है कि उसका केयर टेकिंग कर पाए, तो माइनर को नॉमिनी बनाओगे और आपको कुछ हो गया तो जब तक वो माइनर है तब तक भी शेयर का फिर कोई केयर टेकर चाहिए। तो कितनी बार क्या होता है, इसके लिए कोर्ट बने होते हैं, कोर्ट ऑफ वार्ड्स करके बोलते हैं, तो कोर्ट केयर टेकिंग करता है कि भाई हमारे कस्टडी में शेयर्स रहेंगे, माइनर ही बेनिफिशियरी है, हम सिर्फ केयर टेकर है, वो मेजर हो जाएगा तो कंट्रोल उसको दे देंगे, ऐसा भी मैनेजमेंट होता है। लेकिन अगर माइनर जिसको आपने नॉमिनी बनाया आपको कुछ हो गया और वो माइनर शेयर होल्डर बन गया और माइनर की भी डेथ हो गई तो बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, ये भी तो हो सकता है, फिर उसके बिहाफ पे शेयर का होल्डर कौन, क्या वो खुद अपना नॉमिनी अपॉइंट करने के लिए तब उतना एलिजिबल रहेगा आपके हिसाब से? जब माइनर की साइन की भी वैल्यू नहीं है तो उसको इतना मेच्योर तो मान नहीं सकते कि वो अपना नॉमिनी सही से अपॉइंट कर पाएगा, वो तो किसी का भी नाम दे सकता है, कोई भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए इसमें क्या बोला कि अगर आप माइनर को नॉमिनी बना रहे हो तो आप ये भी बैकअप करो उसमें कि अगर वो माइनर को उसकी माइनॉरिटी में ही कुछ हो गया आपके बाद तो फिर शेयर किसको जाएंगे। तो एक और सेकंड नॉमिनी भी आपको पहले से बता के रखना पड़ेगा। आगे है समझ में? अब सेकंड नॉमिनी तभी पिक्चर में आएगा जब वो माइनर, पहले तो शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, फिर माइनर को शेयर ट्रांसफर हो जाए और माइनर मेजर होने से पहले उसकी खुद की डेथ हो जाए, तो फिर वो सेकंड नॉमिनी की बात आएगी, अदरवाइज तो आने ही नहीं वाली। लेकिन बैकअप करके पहले से आपको मेंशन करना पड़ेगा। आया समझ में? क्लियर? 74 का सेक्शन जो था वो तो पूरा आपका कंप्लीट। अब वही सेम बात यहाँ पे रूल में रिपीट की है। आपको पता ही है सेक्शन और रूल का क्या रिलेशन है यहाँ पे, तो ये रूल में मेरी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम पॉइंट्स आएंगे, सिर्फ फॉर्म नंबर टाइम लिमिट्स ऐड ऑन होंगे, तो अब आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। और इसमें सिर्फ जो डिस्टिंग्विश्ड पॉइंट्स हैं जो सेक्शन में नहीं थे और रूल में हैं उनको ही हाईलाइट कर लेना, लास्ट डे पे पूरा रूल वापस पढ़ने नहीं बैठना है, टाइम मत वेस्ट करना, और इससे आपको बहुत फायदा होगा। इतने सारे जो पेजेस हैं ओवरऑल पूरी बुक में काफी पेजेस कट डाउन हो जाएंगे, जब पढ़ने बैठोगे तो नेट पेजेस कम हो जाएंगे, तो वो साथ साथ में आपको काम करते जाना। चलो आगे बढ़े। मेंबर्स की अब लायबिलिटी की बात हो रही है, कब से राइट्स की बात हो रही थी, तो ऑब्वियसली लायबिलिटी की बातें भी होनी चाहिए। तो क्या पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। ऑब्वियस पॉइंट्स आपको पता ही होंगे इसमें। पहले तो बोला है कंपनी का नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है लायबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड, अनलिमिटेड, बाय शेयर्स, बाय गारंटी, ये उस तरफ जा रहे हैं। इफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, वही पॉइंट आ गया। उसके बाद अगर गारंटी वाली कंपनी है तो क्या, शेयर्स वाली कंपनी है तो क्या, तो वो सब हम देख चुके हैं। इफ बिफोर द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज पेड द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, मेंबर बिकम्स लायबल एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी, ये वर्ड अंडरलाइन कर लेना, कॉन्ट्रीब्यूटरी। आपके शेयर्स जो है फुल्ली पेड अप नहीं है और कंपनी चली गई लिक्विडेशन में, तो जितना नुकसान हुआ है वो आपसे वसूल किया जा सकता है अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सिंपल मैथ्स है ना, 100 रुपए का शेयर था फेस वैल्यू पे, आपसे 60 रुपीज मांगे थे, तो 40 रुपीज अभी भी आपकी लायबिलिटी है। अब जब आउटसाइडर्स को पे ऑफ करने की बात आई तो फंड्स की शॉर्टेज हो रही है, तो आपको बोल सकते हैं ना और पैसा देने के लिए, आप बोलोगे अब का पैसा, अब तो वाइंडिंग अप में जा रहे हैं, अब तो जो दूंगा डूबने वाला ही है, मेरा तो वापस ही नहीं आएगा, तो मैं क्यों पे करूं, तो आप डबल क्रॉस करके गायब, बोले नहीं देंगे पैसे, ऐसा चलेगा नहीं। आपने एट द परचेज टाइम आपने कमिटमेंट दिया था कि 100 रुपीज तक मेरी लायबिलिटी है, अब वो 40 रुपीज वो आपसे पूरे मांगते हैं या जितना लॉस हुआ उतने मांगते हैं, यू आर लायबल टू पे, आपको पे करना ही पड़ेगा। क्लियर ये चीज? ठीक है। उसके बाद वेयर अ कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील की बात कर रहे हैं। वो आंसर आप याद करो, सेक्शन 7 सब सेक्शन 7 वहाँ लिखा भी था, एक 251 था, एक 339 था, दो तीन इंस्टेंसेज है जहाँ कॉर्पोरेट व्हील की बात एक्ट में की है, ये वही पॉइंट आ गया वापस। फॉल्स डेटा दे के अगर आपने कंपनी फ्रेम करवाई तो एज अ प्रमोटर, एज अ डायरेक्टर अगर आप इसमें इन्वॉल्व थे तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी और पर्सनल रहेगी, ये बात हमने की थी, वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इफ अ मेंबर सीज टू बी मेंबर ऑफ अ कंपनी विद इन 1 ईयर प्रायर टू कमेंसमेंट, अब ये अगेन वो कॉन्ट्रीब्यूटरीज वाला पॉइंट है, लिक्विडेशन से रिलेट करता है, शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूँ। इन लोगों को बोलते हैं लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी, जो भी ऊपर कॉन्ट्रीब्यूटरी वर्ड था ना उसमें आता है लिस्ट ए, लिस्ट बी, ऐसे दो कैटेगरीज होती है। ये जो है 1 ईयर वाले, ये लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज है। अब ये कौन है वो समझो। जिस दिन कंपनी वाइंडिंग अप में गई, एज ऑन दैट डेट जो लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स दिख रहे थे वो है लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरीज, मतलब पहले उनको पकड़ेंगे कि भाई तुमने पूरा पैसा दिया नहीं है, हमने मंगवाया नहीं था, जितना पार्टली पेड अप है, जितना अनपेड है वो पे करो, हमें लॉसेस पे ऑफ करने देना पड़ेगा।
अच्छा, लास्ट 1 साल में वाइंडिंग अप की डेट से जस्ट प्रायर 1 ईयर, उस 1 ईयर में जितने लोगों ने अपनी मेंबरशिप क्विट कर दी थी, मतलब शेयर ट्रांसफर कर दिए थे, और वो पार्टली पेड अप नेचर के हो सकते हैं, और उनके टाइम की कोई लायबिलिटी है जो अभी भी पे ऑफ नहीं हुई है, और लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी से पैसा वसूल नहीं हो पाया, तो सेकंड टारगेट कौन बनेगा? लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज, उनसे भी पैसा वसूल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने 1 साल से भी पहले कंपनी के शेयर बेच दिए थे, अब आपसे कोई रिकवरी नहीं हो सकती। लिस्ट सी वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ए और बी दो ही कैटेगरी है। तो ये रिकवरी की बात हो रही है लिक्विडेशन के टाइम पे। आपको सिर्फ इतना मीनिंग ध्यान रखना है कि लास्ट 1 ईयर में जिनकी मेंबरशिप सीज हुई थी, उनके टाइम के डेट्स अगर पे ऑफ नहीं हो पा रहे हैं और लिस्ट ए वालों से फुल रिकवरी नहीं हो पा रही है, जितनी हुई वो कम पड़ रही है, तो लिस्ट बी वालों को भी बुलाया जा सकता है, और ये सब लीगली होगा, कैलकुलेशन के हिसाब से होगा। इससे ज़्यादा डिटेल में अपने को जाना नहीं है इसमें, ठीक है? इतना ही इनफ है। बाकी आप लैंग्वेज पढ़ोगे पॉइंट की तो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट, अ पर्सन इज लायबल एज अ मेंबर इन स्पाइट ऑफ वैलिड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी इज नॉट प्लेस्ड ऑन द रजिस्टर। ये इम्प्लाइड हम देख चुके हैं। रजिस्टर में जब तक बायर का नाम ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक लीगली कौन वहाँ पे लायबल रहेगा? जो ट्रांसफरर है वही रहेगा, क्योंकि अभी तक नेम चेंज हुआ नहीं। इम्प्लाइड कंडीशन, इफ अ पर्सन अप्लाइज फॉर शेयर्स इन द नेम ऑफ अ फिक्टिशियस पर्सन, ये हम बात कर चुके हैं, इम्पर्सोनेशन, फिक्टिशियस पर्सन। तो जो फिक्टिशियस पर्सन के नाम से आपने शेयर खरीदे वो तो है ही नहीं ना, एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो लायबिलिटी किसकी आएगी? वो फिक्टिशियस पर्सन की आएगी या आप ही की रहेगी? आप ही की रहेगी ना, जिसने एक्चुअली में शेयर बाई किए थे, नाम किसी और का यूज किया, तो लायबिलिटी तो उसी की रहेगी जो रियल पर्सन है। ये भी इम्प्लाइड था। ये सब क्लियर करना यहाँ पे नेसेसरी है। डिस्प्यूट्स के टाइम पे फिर रिटर्न होगा तो सही रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। बोलो, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन समझ आएगी? तो शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी नया टॉपिक है, देखते हैं उससे पहले अगर और कोई इन बिटवीन टॉपिक कंप्लीट हो सकते हैं, नहीं तो फिर वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में एक पॉइंट है 124 पेज पे, ये पूरा ब्लॉक जाने दो, वो भी ऐसा रिपीट ही हो रहा है। सेक्शन नंबर 44 करके आपको मिलेगा, एनेक्स्चर जो स्पेसिमेन स्टार्ट हो रहा है ना उसके पहले ही, असाइनमेंट ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी। इस आंसर को आप पूरा पढ़ोगे तो जितनी बातें हमने अलग अलग जगह पे की है ना, उन्हीं को सारा एक साथ रिलेट किया हुआ है। वो शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में गुड्स में कवर होता है, वो सब बात हमने की थी। सारी स्टोरी यहाँ पे वैसी की वैसी रिपीट हो रही है। कंपनी शेयर ट्रांसफर को रिफ्यूज नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी में वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, प्राइवेट में रिस्ट्रिक्टेड है, वो समराइज किया हुआ है। तो ये सेक्शन में नया टॉपिक नहीं है, आपसे उसको टिक कर लो कि आज जब घर पे पढ़ोगे तो साथ साथ में उसको आप रीड आउट करके कंप्लीट कर सकते हो। कुछ आपको नया मिल जाए, नहीं समझ आए तो बता देना, तो मैं बता दूंगा, बाकी तो टॉपिक वही है। और देखें चैप्टर में आगे क्या था। ये डेमोक्रेसी वाला जो पार्ट है उससे पहले अगर और कुछ टॉपिक्स हैं तो वो देख सकते हो। एक ये GDR वाला मैंने आपको नहीं करवाया था ना, पेज 103 पे है GDR वाला टॉपिक, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। एक्चुअली में तो आपका ये ग्रुप 1 का टॉपिक है ही नहीं कंपनी लॉ का, मेजरली बात यहाँ पे सेकंड ग्रुप में होती है, और एक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है और कुछ नहीं है, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कंपनीज एक्ट के लिए उतना इंपॉर्टेंट आंसर नहीं है। बेसिक मीनिंग यहाँ पे ये है कि जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तब ये सिचुएशन आ सकती है। अगेन फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, डीमैट और ऑनलाइन ही है तो कोई सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ होगी। एक तरफ आपकी इंडियन कंपनी है, एक तरफ फॉरेन का इन्वेस्टर है, और फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो एक हाथ पैसे दे एक हाथ सर्टिफिकेट लेके जा, वो होने वाला नहीं। तो या तो वो पहले पे करे या आप पहले सर्टिफिकेट इशू करो, दोनों को टेंशन है। बोले पहले पैसे दे दिए और बाद में सर्टिफिकेट नहीं आया, तो इतने बड़े कंट्री में कहाँ ढूंढेंगे किसकी कंपनी थी, कौन था। एक सर्टिफिकेट के लिए मैं इंडिया तो आऊँगा नहीं वसूल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को डर है। कंपनी को उल्टा है कि बोले पहले सर्टिफिकेट दे दिया और बाद में पैसे नहीं दिए तो हम कैसे रिकवर करेंगे। तो इसके लिए ना इंटरमीडियरीज का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द बैंकिंग सिस्टम। एक फॉरेन बैंक होगी उसके कंट्री की, एक अपनी इंडियन बैंक होगी। ये लोग दोनों बीच में इंटरमीडियरी और गारंटर का काम करते हैं, क्योंकि इनका नाम पूरे वर्ल्ड में सब जानते हैं। कंपनी और इन्वेस्टर आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, हो सकता है उतने पॉपुलर ना हो, लेकिन बैंक्स तो होती हैं। तो भाई जो इंडियन कंपनी की बैंक है वो फॉरेन बैंक को ये अश्योर करती है कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप पैसे कलेक्ट करके हमें भेज दो। फॉरेन बैंक उसके इन्वेस्टर को बोलती है आप पैसा दे दो, वहाँ से सर्टिफिकेट निकलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, आपका कोई लॉस नहीं है, रिस्क नहीं रहेगा। तो वहाँ से पेमेंट मंगवाया, यहाँ से सर्टिफिकेट इशू करवाया, दो बैंक्स बीच में इंटरमीडियरी की तरह काम करती है।
अब जो इंडियन बैंक है वो ये बोलती है कि सर्टिफिकेट हम इशू करवा लेंगे, शेयर सर्टिफिकेट, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट जो है फिजिकली हम आउट ऑफ इंडिया फॉरेन इन्वेस्टर को कोरियर नहीं करते, बाहर नहीं भेजते, उसके बदले हम हमारी एक रिसीट इशू कर देंगे। वो रिसीट एक तरीके का प्रूफ है कि सर्टिफिकेट है, एग्जिस्ट करता है और आप ही शेयर होल्डर हो, लेकिन उसका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो हमारे पास रहेगा, उसकी एक रिसीट आपको दे देंगे। दैट इज कॉल्ड अ डिपॉजिटरी रिसीट। अब ये कौन सी कंपनी है, जैसे मैंने आपको इंडियन कंपनी और फॉरेन इन्वेस्टर बोला, रिवर्स केस भी हो सकता था, इंडियन इन्वेस्टर एंड फॉरेन कंपनी। तो ऐसे अलग अलग नाम दे दिए गए डिपॉजिटरी रिसीट्स को। अमेरिकन रिसीट है तो उसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट बोल रहे हैं, अदर कंट्रीज में ग्लोबल रिसीट बोल रहे हैं, इंडियन है तो इंडियन रिसीट बोल रहे हैं। तो कॉमन टर्म है डिपॉजिटरी रिसीट, आगे प्रीफिक्स में फिर जो इशू कर रहा है उसके हिसाब से नाम लगा देंगे। इतना बेसिक यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा। तो दो बैंक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक पेमेंट बैंक है, कस्टोडियन बैंक है, एक कंपनी है और एक इन्वेस्टर है, 4 पार्टीज हैं टोटल यहाँ पे। तो इतना अगर शॉर्ट में स्टोरी ध्यान है तो मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं इसमें करना है। क्लियर? बाकी देख लेते हैं और कुछ बचा है बीच में। एक फॉरेन रजिस्टर वाला बाकी था, वो देख लेते हैं, उसमें भी कुछ खास नहीं है। 109 पेज पे है, फॉरेन रजिस्टर की बात हो रही है, सेक्शन नंबर 88 का ही पार्ट है। मैंने आपको बोला था रजिस्टर के लिए एक ही सेक्शन है 88, उसी के अंदर सब स्टोरी कवर हो रही है। तो देख लेते हैं फॉरेन रजिस्टर क्या बोल रहा है, क्योंकि साथ में रूल भी है। सेक्शन बता देता हूँ मैं आपको। ओके, सब सेक्शन 4 का रेफरेंस है, इट एम्पावर्स द कंपनीज टू कीप फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, a company may, if so authorized by articles, keep in any country outside India in such manner a part of the register referred to in subsection 1 called the foreign register, containing the names and particulars of members or other security holders residing outside India। मतलब फॉरेन मेंबर्स का एक अलग रजिस्टर आप मेंटेन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉरेन में जहाँ पे आपकी ब्रांच है वहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सब क्लैरिफाई कर दिया। फिर इसके बाद फॉरेन रजिस्टर इज डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रिंसिपल रजिस्टर, it should be kept in the same manner as the principal register and open to inspection। same rules follow होंगे उसके लिए भी। duplicate of such register should be maintained at the registered office in India। no doubt आपने मेन फॉरेन रजिस्टर जो है वो उस कंट्री में रखा है, लेकिन उसका एक डुप्लीकेट या उसका डेटा बैकअप जो है वो इंडिया में भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हेड ऑफिस यहाँ पे। and all the entries made in the foreign register should be made in the duplicate register at the registered office too as soon as possible। Company may discontinue foreign register at any time, but all the entries made in it must be transferred to the principal register। Basic data entry की बातें हो रही। The decision of a competent court in the state or country in which foreign register is kept with regard to its rectification shall be effective। ये बात हुई थी कि फॉरेन कंट्री में हमारे इन्वेस्टर्स हैं, कोई डिस्प्यूट होता है रेक्टिफिकेशन को लेके, रजिस्टर में एंट्रीज को लेके, तो हर इन्वेस्टर इंडिया आके इंडिया कोर्ट में केस फाइट नहीं कर सकता, वो पॉसिबल नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, हर कंट्री में ऐसे कुछ कोर्ट्स को नोटिफाई कर रखा है और उनको बोला कि आपका दिया हुआ डिसीजन जो है वो हम अग्री करेंगे और जो भी रेक्टिफिकेशन का पॉइंट आएगा हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू फॉरेन कंट्री के कोर्ट्स को इस तरीके से नोटिफाई किया हुआ और उसके बेस पे ये डिस्प्यूट सॉर्ट आउट होंगे, ऐसा बोला है। अब यही बातें नीचे फिर आपको रूल में मिलेंगी, उसमें टाइम लिमिट और फॉर्म नंबर के अलावा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं आने वाला है, तो आप रूल आराम से कवर कर सकते हो। एक सेक्शन 89 बीच में बाकी है, वो आज नहीं कवर करेंगे, बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाला। बाकी फिर डेमोक्रेसी वाला टॉपिक ही बचा। तो आज के लिए इसमें इतना रखते हैं, लास्ट पार्ट जो बचा है वो कल कंप्लीट हो जाएगा, तो कल देख लेंगे।